नमस्कार, मेरा नाम है निर्भय और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट कंप्यूटर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड द्वारा गणित का जो एग्जामिनेशन हुआ है उसका सेट एच है और उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। इसके पहले जो है हम लोग इसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 50 तक देख चुके हैं। उस वीडियो का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पर मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जो क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 के बीच में बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का। ध्यान रहे कि यह सेट एच है। यदि आपका कोई दूसरा सेट होगा तो क्वेश्चन वही होगा, यदि प्रथम पाली का होगा तो क्योंकि यह प्रथम पाली का है और क्वेश्चन वही होगा, केवल नंबरिंग इधर उधर होगा, तो आप अपने हिसाब से मिला लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा जा रहा है दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। यहाँ कुछ नाम दिया हुआ है और दोनों के क्षेत्रफल का कुछ अनुपात का जो वैल्यू दे दिया है और एक भुजा और एक और भुजा दिया हुआ है। तो कुल मिला के बात यह है कि जब त्रिभुज जब समरूप होता है तो उसका जो संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो उस हिसाब से जो है जब इसकी संगत भुजा को जब हम लोग इक्वेशन में डालेंगे तो इस इक्वेशन के रूप आएगा और उसको जब हल कीजिएगा तो फाइनली आपका वैल्यू जो आएगा 20/3 आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। 51 का आपका आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 52 में कह रहा है कि यदि त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी यदि त्रिभुज में यदि एक भुजा का स्क्वायर यदि शेष अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है तो पहले वाला भुजा के जो सामने का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, जिसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के मुताबिक जो है इसका आंसर हो जाएगा डी, जो आपका ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु एस टी और क्रम से भुजाओं पी क्यू और तथा पी आर के इस तरह प्रकार काटा गया है कि दोनों समानांतर हैं। आप जो है इस फोटो में गौर करेंगे, एक त्रिभुज है और प्रश्न के मुताबिक बिंदु एस और बिंदु टी क्रमशः यानी पहले जो है पी क्यू यानी पी क्यू जो लाइनिंग है, और कीजिएगा ये जो पी क्यू जो लाइनिंग है इसको एस काटा जा रहा है और पी आर जो लाइनिंग है इसको टी काट रहा है। उस पर इस तरह से करना है कि दोनों के दोनों भुजा पर समानांतर हैं। तो और यहाँ पर जो 4 खंड हो गया, चारों खंड का कुछ कुछ वैल्यू दिया हुआ है, तो अंत में पूछा जा रहा है तो आपको x का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, बस यहाँ पर थेल्स प्रमेय का थ्योरम लिखता है और थेल्स प्रमेय का कथन के मुताबिक यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर यदि कोई रेखा खींची जाए तो शेष अन्य दो भुजाओं को अनुपात जो होता है आपस में बराबर होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं नीचा में जो है कुछ कैलकुलेट किया गया है। यह थेल्स प्रमेय के थ्योरम के मुताबिक जो है सभी भुजा को जो है अनुपात के रूप में लिख दिया गया है, एक समीकरण का रूप आया है और फाइनली जो आया है 4 x बराबर 4, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। यहाँ भी आपका ए में मौजूद। प्रश्न संख्या 54 इसमें है कि यदि कोई त्रिभुज है जिसका बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं ए और सी पर इस प्रकार है कि डी समानांतर बी सी हो तो एक दोनों भुजा का अनुपात दे दिया है, तो ए सी बराबर 18 हो तो ए का वैल्यू ज्ञात करें। आप गौर कीजिएगा तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 53 से मिलता जुलता है, क्योंकि 53 में भी थेल्स प्रमेय लगा था और यहाँ भी आपका थेल्स प्रमेय लगेगा। तो थेल्स प्रमेय के मुताबिक कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो शेष अन्य दो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर जो है उस रूल के मुताबिक यानी थेल्स थ्योरम के मुताबिक यहाँ पर एक इक्वेशन आ जाएगा और इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो यहाँ पर आंसर आपको आएगा x बराबर 8, जो आंसर नंबर ए है। प्रश्न संख्या 55 इसमें कहा जा रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समानांतर रेखाएं के बीच की दूरी क्या होगी। तो मान लेते हैं कि एक सर्किल है और प्रश्न के मुताबिक कहा जा रहा है कि इसका समानांतर रेखा खींचना है। तो एक हुआ एक समानांतर रेखा एक यहाँ पर और एक ये समानांतर रेखा हुआ एक यहाँ पर। तो प्रश्न के मुताबिक पूछा जा रहा है कि इसके बीच की दूरी क्या होगी। तो ये जो बीच की जो दूरी होगी इसको बोलते हैं व्यास, और व्यास में होता है 2 त्रिज्या होता है, एक जो है इसके इधर में और एक आपका इधर में। तो यह 6 सेंटीमीटर, एरिया 6 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, यानी कुल मिला के हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, जो आप यहाँ भी फोटो में आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस जगह पर देख सकते हैं आप। प्रश्न संख्या 56 की बात करें तो 56 नंबर में कहा जा रहा है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो एक थ्योरम है और इसका रूल होता है कि किसी बाह्य बिंदु पर जो है सिर्फ 2 ही रेखा खींचा जा सकता है, स्पर्श रेखा।
तो इसका आंसर यानी 56 का आंसर आपका डी हो जाएगा। 57 की बात करें तो 57 नंबर में जो है एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि दी गई आकृति में AOB 130 डिग्री हो तो ABB का वैल्यू क्या होगा। यानी कहने का मतलब AOB यानी ये पूरा कोण है 130 डिग्री, तो कह रहा है कि ABB यानी आपको जो है ये पूरा वाला कोण निकालना है, ये कोण कितना होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि AOB और A चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों कोनों का जो फल होता है 180 होता है। और हम लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर जो होती है, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। तो यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, तो चारों कोनों पे फुल होना चाहिए 360, लेकिन हमको जो है 180 डिग्री यहाँ से हट गया। तो अब दो कोनों का फल जो होना चाहिए वो होना चाहिए 180। दोनों कोण यानी दोनों कोण का मतलब दोनों समूह कोण को यदि हम लोग जोड़ेंगे, यह वाला कोण और यह वाला कोण को जब ऐड करेंगे तो मेरा जो वैल्यू आएगा वो 180 के बराबर आएगा। और उसमें से एक वैल्यू दिया हुआ 130 और जब इसको घटाएंगे तो फाइनली आ जाएगा मेरा 50, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है 50। 58 नंबर की बात करते हैं तो 58 नंबर में कहा जा रहा है आपसे कि एक त्रिभुज कह रहा है कि दी गई आकृति में TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं O से केंद्र पर इस प्रकार है कि कोण PTQ और 50 हो और तो OPQ का वैल्यू याद करें। ये फोटो में गौर करेंगे तो ये जो 50 जो दिया हुआ है, यह 50 पूरा का वैल्यू है, यानी यहाँ से लेके यहाँ पूरा का वैल्यू है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि OPT यानी ये वाला कोण निकालना है, केवल आपको ये कोण निकालना है कि बताना है कि वह कोण कितना है। सबसे पहले प्रकार चतुर्भुज की बात कर लेते हैं। तो पूरा चतुर्भुज में बात करेंगे तो समूह कोणों का जो योगफल होता है वह 180 होता है। तो यहाँ पर दोनों समूह जो है कोण को जोड़े 180 के बराबर किए हैं और 180 में से एक का जो वैल्यू है आपका 50 है, तो सेकेंड का जो वैल्यू आपको आ गया 130 आ गया। ये जो है OP और OQ जो फोटो में जो दिखाई दे रहा होगा, ये आपका OP है, नीचे आपका OQ है। क्योंकि त्रिज्या है तो त्रिज्या होगा तो बराबर होगा, और रूल के मुताबिक बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है, तो दोनों का सामने का कोण भी बराबर होगा, जिसको x माना गया है। PQ में तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। एक का वैल्यू हो गया 130, और चूंकि दो त्रिभुज जो कोण समान है तो जब एक को x मानेंगे तो ऑटोमेटिक सेकेंड भी आपका x हो जाएगा, एक समीकरण का रूप आएगा और एक का वैल्यू आपको आ जाएगा 25, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। 59 नंबर एक क्वेश्चन कह रहा है कि बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो अभिन्न स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले जो है मान लीजिए ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। अब कह रहा है कि इसका जो है कितना स्पर्श रेखा हो सकता है, तो ये हुआ आपका 1 और ये हुआ आपका 2 और ये आपका हुआ 3। कुल में किसका आंसर होगा 3। यहाँ भी आप फोटो में देख सकते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। 60 नंबर की तो 60 नंबर क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है कि दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है और AOB बराबर 40 डिग्री हो तो OAB का वैल्यू ज्ञात करें। तो वृत्त का जो त्रिज्या होता है आपस में बराबर होता है। जब त्रिज्या जब बराबर होगा तो सामने का कोण भी बराबर होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल जो होता है 180 डिग्री, क्योंकि दो को कोण बराबर है जिसको हम लोग x माने हैं, एक कोण दिया हुआ है, समीकरण का रूप है, और इसको जब हल कीजिएगा तो x का वैल्यू आएगा 70, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है 70। 61 नंबर में देखिए लिखा हुआ है कि का आपको मान याद करना है, लेकिन कंडीशन के मुताबिक जो है तो समीकरण दिया हुआ है x + 2y = 3 और 3x + ky = 9 संपाती होना चाहिए। तो संपाती का कंडीशन कहता है कि यदि a1 = a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 इस कंडीशन का होगा तो उसको संपाती बोलेंगे। तो सभी वैल्यू को डालेंगे और इसमें जो है आप यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इसका फर्स्ट को आप जो है समीकरण के रूप डाल दीजिए या इसको समीकरण के रूप में डाल दीजिए। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट वाले को समीकरण के रूप में दे दिया है, तो के का वैल्यू आ गया 6, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। 62 की बात करते हैं तो 62 नंबर में कह रहा है कि यदि a1 = a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 तो समीकरण निकाय a1 x जोड़ b1 y जोड़ c1 बराबर 0 और a2 x + by प्लस c2 बराबर 0 का क्या हल होगा। तो यदि इस कंडीशन में रहेगा तो उसका जो हल होता है वह अनगिनत होता है। 63 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का रूल कहता है कि हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए और ABCD जो होता है यानी चर राशि उस पर जो है रूट में होना चाहिए और पावर -1। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ABCD जो है मेरा रूट में है, यह मेरा होगा नहीं, फर्स्ट नंबर ऑप्शन होगा नहीं। और थर्ड नंबर देख रहे हैं कि ये जो आपका
थर्ड में जो पावर जो 2 है यह ऊपर जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर जब तोड़ेंगे तो x के पावर मेरा यहाँ पर 4 आने वाला है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा, यानी जो बच गया मेरा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर आपका सी होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। अब इसमें कह रहा है कि द्विघात समीकरण कौन नहीं है, तो द्विघात समीकरण का रूल है कि हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए और ABCD का जो वर्ड होता है उस पर रूट होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि जो पालन है आपको यहाँ भी पालन कर रहा है, यहाँ भी पालन किया जा रहा है, यहाँ भी पालन किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, यहाँ 2 है और स्क्वायर है, तो एक तो आपको x के पावर 4 तो आ ही का ही और साथ साथ x के पावर 3 भी यहाँ पर मौजूद है। यानी कुल मिला के बात यह है कि 3 नंबर जो आपका ऑप्शन है या द्विघात समीकरण के नियम को पालन नहीं कर रहा है। 65 नंबर की बात करेंगे तो 65 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस px प्लस p बराबर 0 के मूल समान हो तो p का मान क्या होगा। तो मूल समान का मतलब हुआ कि डी का वैल्यू 0 होना चाहिए। डी का सूत्र होता है b² माइनस 4ac, वैल्यू रख के आप कैलकुलेट कीजिएगा तो फाइनली आएगा p बराबर 0 8, यानी p का वैल्यू 2 होना चाहिए, यानी 0 भी हो सकता है 8 भी हो सकता है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। यहाँ पर 66 की बात करें हम लोग तो 66 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि समीकरण x² माइनस के x प्लस 4 इक्वल टू 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो k का वैल्यू क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। 67 नंबर में कहा जा रहा है आपसे कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² माइनस 3√3x माइनस 12 बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा माइनस बीटा √3 का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले जो है अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होता है माइनस b बाई ए होता है और √3 कर दिया गया, और यहाँ पर जो है जो वैल्यू है माइनस b बाई ए का तो वैल्यू रख दिया गया, एक समीकरण एक बट्टा का छोटा घटाव का रूप आ गया और इसको कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 2√3 जो आपका ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। यहाँ पर 67 नंबर की बात करें तो 67 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है ये समांतर श्रेणी 3 7 11 अप टू डॉट 14वां नंबर पद ज्ञात कीजिए। तो पहला पद मेरा हो गया ए, डी का वैल्यू हो गया 4 यानी गैप यानी 4 हो गया और एन का वैल्यू मेरा 14 होगा। तो tn का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, वैल्यू डालेंगे और साधारण प्रयोग हल करने पर वैल्यू आएगा 55, जो ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। 69 नंबर में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन से समांतर श्रेणी में, तो समांतर श्रेणी में है या नहीं है इसको जांचने के लिए सबका पहले गैप निकाला जाता है, यानी प्रत्येक का बीच का दूरी निकाला जाता है। यदि सब दूरी बराबर है तो सही होगा, अन्यथा गलत होगा। तो अभी के हिसाब में जो देखा जा रहा है वह आपको जो है ए नंबर का जो गैप है प्रत्येक का गैप बराबर है, तो आपका 69 का आंसर आपका ए होगा। 70 नंबर में कहा जा रहा है समांतर श्रेणी एक दे दिया गया है का एनवां पद ज्ञात करें। यानी इसमें देखिए इसमें दिक्कत यह है कि आपको एन का जो वैल्यू रखना है आपको एन ही रखना है, ठीक है। तो ये आपका ए का वैल्यू हो गया, डी का वैल्यू आपको घटा लेना है तो -5 हुआ आपको आएगा, क्योंकि यह अवरोही क्रम है नहीं घटते क्रम है, तो और एन का वैल्यू इन्हें रखना है। अब हल जब कीजिएगा वैल्यू निकाल के तो आपको यहाँ पर आएगा फाइनल 21 - 5n, और जो आपको ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है 21 - 5n। 71 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 71 में कहा निम्नलिखित में से कौन से केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के कैटेगरी में जो है माध्य भी आता है, माध्यक भी आता है और बहुलक भी आता है। यानी माध्य, माध्यिका, बहुलक तीनों जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक हैं। जब तीनों हो जाएगा तो प्रश्न के अंदर पूछा जा रहा है नहीं, तो नहीं में आपका हो जाएगा मानक विचलन। इसको हम लोग हिसाब बनाते समय डी बोलते हैं, डी। 72 नंबर में आपको एक आंकड़ा दे दिया गया है और कहा जा रहा है कि बहुलक क्या होगा। तो बहुलक का नियम होता है कि जो सबसे ज़्यादा बड़ा रहेगा उसी को बहुलक कहेंगे। तो दिया गया जो भी आपका आंकड़ा है, यहाँ पर जो भी डेटा का जो जिक्र किया गया है, इस डेटा में सबसे ज़्यादा बड़ा है 15, इसलिए बहुलक हो जाएगा आपका 15। 73 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। तो प्राकृत संख्या आपका 1 से शुरू होती है 5 तक जाती है, और माध्य का सूत्र होता है सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। और चूंकि निकालना है हमको 5 संख्या का निकालना है, तो 1 से लेकर 5 तक का जोड़ेंगे। चूंकि 5 संख्या है तो 5 से भाग देंगे और फाइनली मेरा आंसर आएगा 3, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है 3। संख्या 74 में पूछा जा रहा है कि परीक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्यक क्या है। तो माध्यक निकालने का रूल होता है कि सबसे पहले है उसको तो या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में इसको सजाया जाता है। तो यहाँ आरोही क्रम जब सजा देंगे तो उसके बाद काउंटिंग करना पड़ता है, तुम्हें कितना संख्या था। काउंटिंग करने पर हमको 7 आया
और 7 जो है विषम संख्या। तो विषम का रूल होता है m बराबर m यानी माध्यक बराबर n+1/2 वहाँ पद, और का जगह पर 7 रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आएगा चौथा नंबर पद, और यहाँ पर जब गिनेंगे हम लोग तो चौथा नंबर पद पर आएगा 12, जो आपका ऑप्शन नंबर है डी नंबर में। यानी दिया गया जो भी आंकड़ा है इसका जो माध्यक जब निकालेंगे तो आएगा मेरा 12 आंसर आएगा। 75 नंबर क्वेश्चन में है कि माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है, यानी माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है तो बहुलक के बराबर होता है। इसके जो है इसे कार्ल पियर्सन का सिद्धांत भी कहा जाता है। उन्होंने ही माध्य का बहुलक में तीनों में संबंध स्थापित किए थे। बात करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन की। तो 76 नंबर क्वेश्चन सबसे आसान है। कहा जा रहा है कि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और प्रश्न के मुताबिक जो है भुजा को अब ए मान लेना है। तो यहाँ पर ए डालेंगे तो आपका हो जाएगा सी नंबर √3/a यानी भुजा स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 77 में कहा रहा है कि एक वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर है। तो पता लगाइए निम्नलिखित में कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले हम लोगों ने वृत्त की परिधि जो दिया गया है उसकी मदद से है त्रिज्या निकाले, तो त्रिज्या का वैल्यू आ गया 14, और फिर वृत्त का क्षेत्रफल जब निकाले तो आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर वर्ग का जो परिमाप, चूंकि दोनों का परिमाप सेम है तो वर्ग की एक भुजा निकाले तो आ गया 22, और इसका जब क्षेत्रफल जब निकाले तो आ गया 484। तो अब ऑप्शन में कहा जा रहा है कि पहला नंबर ऑप्शन है कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल बराबर आया नहीं, तो आपका पहला ये तो ऑप्शन होगा नहीं। फिर कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल छोटा है वर्ग के क्षेत्रफल से, तो नहीं, अभी आपका गलत हो गया। और थर्ड नंबर में कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है। हाँ, वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है क्योंकि 616 है, ये आपका 488 है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 में की बात यह है कि आपका ऑप्शन नंबर जो होगा सी नंबर आपका ऑप्शन होगा। 78 नंबर की बात करें, यदि किसी घन का किनारा ए इकाई हो तो उसका विकर्ण क्या होगा। तो घन का विकर्ण का सूत्र होता है √3 गुने भुजा, और प्रश्न के मुताबिक भुजा की जगह पर ए रखना है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है √3a। 79 नंबर की बात करें तो 79 नंबर क्वेश्चन जो है कन्फ्यूज करने वाला यह है कि जनरली हम लोग जो सूत्र पढ़ते हैं उनमें स्मॉल आर का जिक्र होता है, और चाहे एच पढ़ते हैं वहाँ भी स्मॉल एच का जिक्र होता है, लेकिन यहाँ करें कि नहीं आपको कैपिटल मान लेना है। तो शंकु का क्षेत्र आयतन क्या होगा। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 × πr² h घन इकाई, क्योंकि आयतन का जो होता है वो आपका पावर 3 में होता है, यानी घन में होता है। तो आपका 79 का आंसर होगा बी 80। यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:25 हो तो उनके त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल सा है, ये दोनों का जो है वर्गमूल निकाल देंगे। तो 4 का वर्गमूल आएगा आपका 2 और 25 का आएगा 5, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 में कहा जा रहा है कि यदि थीटा और पाई एक दूसरे के पूरक हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों बी होगा, क्योंकि देखिए प्रश्न के मुताबिक दोनों जो है पूरक है, तो पूरक का मतलब होता है कि दोनों को जोड़ने पर नाम किया जाना चाहिए। तो थीटा बराबर 90 - पाई, सेक थीटा बराबर सेक 90 - पाई, और सेक 90 - थीटा यानी कोस थीटा। तो कोस थीटा यानी यहाँ पर पाई घट रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 82 नंबर क्वेश्चन। यदि साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, आपके पास 2 उपाय है, या तो साइन को कॉस में बदल दीजिए, या 75 डिग्री वाले कोण को कॉस में बदलिए, या 15 डिग्री वाले को कॉस, किसी एक को बदलना होगा, दोनों को नहीं बदल सकते हैं। तो जब इसको बदलेंगे हम लोग तो 15 डिग्री वाले के बदला में लिख देंगे 90 - 75। तो साइन 90 थीटा का सूत्र होता है कॉस थीटा, जो आपको 75 डिग्री दे देगा। तो फाइनली एक सूत्र आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आपका ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें तो 83 एकदम सिंपल सा है, कि 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। तो एक सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा - tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये जो आपका जो है tan स्क्वायर उधर जब चलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो बच्चे के तरफ में क्या सेक स्क्वायर थीटा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। पहला क्वेश्चन है कि यदि 2 sin स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर वाट, तो यह आपका 2 इधर है मल्टीप्लाई में, तो 2 और इसका जो सूत्र होता है आपका 1 होता है, तो 2 × 1 यानी 2, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी। 85 नंबर में आपको एक दे दिया है और कह रहा है कि वैल्यू क्या होगा। तो दोनों जगह पर 5 मौजूद है, तो 5 को जब बाहर जब निकालेंगे तो अंदर में एक सूत्र हो जाएगा, और इस सूत्र का होता है वैल्यू 1, यानी 5 × 1 = 5, जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 शो किया जा रहा है। 86 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा है कि यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री हो तो कॉस अल्फा का वैल्यू क्या होगा। तो 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री का मतलब यह हुआ कि तो 3 इधर में आएगा तो भाग आपका होगा, और अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 60, और कॉस अल्फा की जगह पर जब 60 रखेंगे तो कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है।
87 नंबर में कहा जा रहा है कि यदि ए साइन थीटा बराबर 1 हो और बी कॉस थीटा बराबर 1 हो तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो ए साइन थीटा बराबर 1 होगा तो साइन थीटा बराबर 1/a और बी कॉस थीटा बराबर 1 होगा तो कॉस थीटा बराबर 1/b। टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, वैल्यू रखेंगे तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा b/a। जब b/a होगा तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ बी में मौजूद है, b/a। 88 कहा जा रहा है आपको कि निम्नलिखित में 1/3 जो है किनका मान है। तो 1/3 जो है इस ऑप्शन के मुताबिक टेन 30 का वैल्यू है। 79 नंबर में कहा जा रहा है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 हो तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 हो तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए यह क्वेश्चन एक रमणिया का नहीं है, यह क्वेश्चन जो है 5 नंबर द्विगुत्रीय का है, लेकिन बिहार बोर्ड जो गलती से पूछ लिया है कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जो है प्रश्न में जो दिया गया है उसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। फिर उसके बाद एक हम सूत्र जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर है, तो इसी को एक बार प्लस के रूप में और एक बार हम लोग माइनस के रूप में यहाँ पर लिख दिए हैं बराबर 1। अब जो है ये जो प्लस के रूप में है इसके बदला में हम लोग जो वैल्यू जो रखेंगे इस प्लस के बदला में हम लोग रखेंगे x। तो इसकी जगह पर हम लोग कर दिए x और यह x इधर आके आपका भाग हो जाएगा, यहाँ पर भाग के रूप में हो गया आपका। और अब ये हो गया समीकरण 1। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाएंगे तो घटाओ के रूल के मुताबिक नीचे का सबका चिन्ह बदल देते हैं। तो यहाँ भी चिन्ह बदला गया, यहाँ भी बदला गया और ये आपका कुछ इस तरह से आपको आ जाएगा। इसी को साधारणीपूर्वक हल करेंगे तो कुछ आपको यहाँ तक आ जाएगा। जो आपको अंतिम रूप में हम लोग गौर करें तो अंतिम रूप में आपको कुछ यहाँ तक नजर आएगा। और इसी की तुलना हम लोग करेंगे ऑप्शन नंबर बी से, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर मौजूद है। 90 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि साइन स्क्वायर फाइव प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर फाइव बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले जो है जो भी दिया गया है उसको यहाँ पर हम लिख दिए हैं समझाने के लिए। साइन स्क्वायर जो भी है और फाइव या थीटा इसको थीटा करके हम बना दिया गया समझने में आसान हो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर जब ऊपर जब जाता है तो कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कुल मिला के सूत्र चले गया और जिसका वैल्यू होता है 1, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में मौजूद है। 91 नंबर की बात करें तो 91 नंबर पर है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। तो 64 को जब हम लोग गुणनखंड जब तोड़ेंगे तो 2 आपका 6 बार आएगा, यानी 2 के पावर 6 यानी 51 की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा। 92 नंबर की बात करें तो 92 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि महत्तम समापवर्तक गुणे लघुत्तम समापवर्तक बराबर क्या होगा। तो एक रूल होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसागु गुणे मसल। चूंकि यहाँ पर जिस संख्या का जो जिक्र किया जा रहा है वह है पी और क्यू, तो दोनों संख्या का गुणनफल यानी पी गुणे क्यू ऑप्शन नंबर ए मौजूद है, पी और क्यू गुणा के रूप में। फिर बात करें कि हम आगे क्वेश्चन नंबर 93 की। 93 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे कि किसी बहुपद की घात होती है। तो बहुपद की घात के लिए रूल है कि जब भी उसका घात होगा पूर्ण संख्या होता है, भिन्न नहीं होना चाहिए, ऋण नहीं होना चाहिए, जब भी होगा पूर्ण संख्या होना चाहिए। आपका 93 का ऑप्शन नंबर ए मौजूद होगा। 94 की बात करें तो 94 नंबर क्वेश्चन में आपको जो है एक सिंपल सी जो है एक बहुपद दिया गया है और कह रहा है कि इसका आलेख कैसा होता है। तो सिंपल सी है, बहुपद का जो आलेख जो होता है वह जो होता है एक प्रकार का पाराबल होता है, इसी को बोलते हैं पाराबल। यानी बहुपद का जो आलेख होता है पाराबल होता है। 95 नंबर में कहा जा रहा है कि एक शून्यक है 2 और 8 वाले बहुपदों की कितनी संख्या होगी, तो जब होगी आपको एक ही होगी। 96 नंबर क्वेश्चन है कि उसमें कहा जा रहा है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 और 8 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो सबसे पहले हमको अल्फा बीटा दे दिया, तो हम लोग अल्फा जो बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, दोनों का वैल्यू जो भी आया एक सूत्र होता है वह सूत्र पर डालेंगे, फाइनली आपको आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो आपको ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। यह 96 नंबर। अब बात कर लेते हैं 97 नंबर। 97 नंबर में जो है आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है और कह रहा है कि इसका शून्यक क्या होगा। तो सबसे पहले है जो इसको हम गुणनखंड विधि से पहले बना लिए हैं और बनाने के बाद जो है यहाँ y का वैल्यू आ गया y बराबर -5 और -11, यानी दोनों के दोनों ऋणात्मक आ गया। तो 97 का आंसर हो जाएगा ए, दोनों के दोनों ऋणात्मक। 98 नंबर कह रहा है कि यदि किसी बहुपद का जो है एक बहुपद दे दिया, एक पद गायब कर दिया, व्युत्क्रम है, तो के का वैल्यू ज्ञात करें। तो व्युत्क्रम का मतलब जो कुछ एक मानिएगा उसका एक उल्टा मानना होगा। तो हम लोग यहाँ मान के चले कि एक अल्फा है तो सेकेंड आपका अल्फा 1/अल्फा हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a, तो अल्फा इंटू 1/अल्फा बराबर -k/2 और ये समीकरण का रूप है। तो फाइनल आपको आएगा k बराबर -2, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है।
99 नंबर की बात करें हैं तो कह रहे हैं कि यह क्वेश्चन जो है 99 ये 9th में पढ़ना है। कह रहा है कि आपको एक px का वैल्यू दे दिया और कह रहा है कि p1 ज्ञात करें। तो p1 का मतलब हुआ कि जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ हम लोग 1 डालेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आएगा -6। आपका ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है -6। अब अंतिम क्वेश्चन की बात करें ऑब्जेक्टिव की। कह रहा है कि युग्म समीकरण 2x + 4y = 3 = 12y + 6x = 6 का क्या हल होगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर जो भी समीकरण दिया गया है उसको a1 बटा a2 = b1 बटा b2 = c1 बटा c2 पे कर दिए। तो देख रहे हैं कि पहला वैल्यू यानी a1 बटा a2 और b1 बटा b2 जो है आपस में बराबर नहीं हो रहा है, यानी यह जो रूल पालन कर रहा है a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, यानी इसका जो हल होगा केवल एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा, यानी एक और केवल एक। ये थे क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 100 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यह वीडियो जो है पार्ट 2 है। पार्ट 1 का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप जो है यह एच नंबर सेट है और आपका दूसरा सेट होगा, तो आपको चिंता नहीं करना है, नंबर इधर उधर होगा। यह प्रथम सीटिंग और एच नंबर सेट है। तो उम्मीद करते हैं कि यह आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।